नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक चौबे ओम गुरुकुल एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग एक महत्वपूर्ण दिवस आज मना रहे हैं और महत्वपूर्ण दिवस के पूर्व संध्या पर हम लोग आपसे बात कर रहे हैं। मतलब आज 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पत्रकार दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दूसरा, आज हम गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर आपसे बात करें, उसके भी पहले से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, कौन सा क्रम है? 74 इसमें गणतंत्र दिवस कल मनाया जाएगा। ठीक दोस्तों, उस पर हम जब क्वेश्चन है इसके ऊपर तो तभी बात करेंगे। चलते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं आज आपके साथ। जो भी क्वेश्चन हम लोग करा रहे हैं यहाँ पे, जो भी आपके दिया जाता है, या हिंदी का है या किसी और का वीडियो होता है करंट का, आपको प्रत्येक क्वेश्चन आपके परीक्षा रिलेटेड होता है, आपके परीक्षा में आने की प्रबल संभावना के साथ आपके सामने रखा जाता है उसे। इसलिए पूरा वीडियो देखा करिए, लाइक किया करिए और शेयर किया करिए। दोस्तों, टेलीग्राम चैनल के जो भी स्टूडेंट नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम चैनल से, ओम गुरुकुल एकेडमी की, ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाके वहाँ से ऐड हो सकते हैं। ठीक दोस्तों, चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में प्रकाशित की गई विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? अभी हाल ही में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है दोस्तों, उस रिपोर्ट का क्या नाम है दोस्तों? विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2023। यह रिपोर्ट एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा जारी की गई पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, रिपोर्ट में विश्व भर में बुजुर्गों की तेजी से बढ़ती आबादी पर चर्चा की गई है। दूसरा पॉइंट, आंसर केवल एक सही, केवल दो सही, या दोनों सही, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों देखो दोस्तों, सबसे बहुत अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों को। अगर बात करें किसके? विश्व सामाजिक रिपोर्ट की 2023 की, इसे दोस्तों पहला जो पॉइंट दिया है कि इसे एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा जारी किए गए, ये गलत है दोस्तों। इसे एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा जारी ना करके इसे संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामले के विभाग द्वारा जारी किया गया है। किसके द्वारा जारी किया है दोस्तों? इसमें जो पॉइंट पहले पॉइंट में लिखा है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा जारी किया, ये दोस्तों गलत है। किसके द्वारा जारी किया गया है? ये किया गया है संयुक्त राष्ट्र के जो आर्थिक एवं सामाजिक मामले का विभाग है, उसके द्वारा जारी किया गया है। एक विषय वस्तु साथ थीम के साथ, थीम क्या है दोस्तों? नोट कर लें थीम। देखो दोस्तों, लीविंग नो वन behind in aging world, या इन ए। देखो किसके साथ जारी की गई है? संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामले के विभाग द्वारा जारी की गई है, और एक थीम है इसकी, इस थीम के साथ जारी की गई है। क्या किया गया है? लीविंग नो वन बिहाइंड इन ए एजिंग वर्ल्ड। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम है, थीम पूछी जाती है तो ठीक है, इसके साथ जारी किया है, तो ये गलत हो गया पहला क्वेश्चन। तो यहाँ से काट देना कि हम पहला क्वेश्चन गलत। दूसरा पॉइंट, इसमें रिपोर्ट में विश्व भर में बुजुर्गों की तेजी से बढ़ती आबादी पर चर्चा की गई, ये बिल्कुल सही है कि इस रिपोर्ट में विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2023 में दोस्तों जो वैश्विक जनसंख्या में वृद्धों की जनसंख्या जिस क्रम से बढ़ रही है, उस पर इस रिपोर्ट में अध्ययन किया गया है। ठीक, इसमें कहा गया है कि अगले 3 दशकों में, कब? अगले 3 दशकों में दोस्तों जिसकी उम्र 65 है या प्लस है, मतलब 65 से अधिक आयु के लोगों की जो जनसंख्या है अगले 3 दशकों में लगभग 2 गुनी हो जाएगी। कितने? 3 दशकों में कितनी हो जाएगी? 2 गुनी दोस्तों। अगर बात करें इस रिपोर्ट के महत्वपूर्ण पॉइंट ये हैं, क्या? देखो नोट कर लेना दोस्तों कि लगभग 2050 तक दोस्तों 1.6 बिलियन जनसंख्या कितनी होगी? किनके होगी? वृद्ध, तो मतलब 65 वर्ष के ज़्यादा लोगों की ये कितनी जनसंख्या होगी? 1.6 बिलियन
ठीक दोस्तों, कब तक? 2050 तक। अगर बात करें पूरे कि उत्तरी अफ्रीका की सबसे ज़्यादा ग्रोथ हो रही, कितनी हो रही है? उत्तरी अफ्रीका की सबसे ज़्यादा ग्रोथ हो रही है। और उत्तरी अफ्रीका अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किन क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा वृद्धि चल रही है, तो नोट कर लीजिए दोस्तों कि उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया और सहारा क्षेत्र। जो अफ्रीका का सहारा क्षेत्र है ये शीर्ष 3 स्थान है। कौन कौन से? उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया और सहारा। अफ्रीका में जो सहारा है, जितने क्षेत्र में सहारा का क्षेत्रफल है, उसमें जो वृद्धों की संख्या है लगातार सबसे ज़्यादा तेज रूप में वृद्धि कर रही है। ठीक दोस्तों, क्या क्या देखा हमने? इसे विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2023 को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक मामले द्वारा जारी की गई। इसके थीम क्या है? लिविंग नो वन बिहाइंड इन एजिंग वर्ल्ड के साथ की गई। इसमें बताया गया है कि अगले 3 दशकों का 65+ आयु के लोगों की ये जो संख्या है लगभग दोगुनी हो जाएगी। और उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया इस समय शीर्ष पे है, जिनकी जनसंख्या तेजी से वृद्धि कर रही है। पूरी जनसंख्या नहीं दोस्तों, 65+ आयु लोगों की बात कर रही है। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में दोस्तों बात करें, किसके परिप्रेक्ष्य में? भारत के परिप्रेक्ष्य में दोस्तों बात करें तो भारत में अभी जब 2011 की जनगणना की स्थिति अगर हम देखें, कब की? 2011 के, तो लगभग 9% लोग 65+ आयु थे। इसलिए भारत तो सबसे ज़्यादा युवा देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ 65% से ज़्यादा लोग युवा हैं। ठीक, जब 2011 जनगणना हुई थी दोस्तों तो 9% लोग जो थे वही थे, 65+ लोग थे। लेकिन अगर बात करें 2036 तक की एक अनुमान इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि 2036 तक 18% हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 18% हो जाएगी। ठीक दोस्तों, इसका आंसर क्या है? पहला पॉइंट गलत है और दूसरा सही है। इस रिपोर्ट में बुजुर्ग की तेजी बढ़ती आबादी का चर्चा की गई है। तो क्या आंसर हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। देखो, भारत निर्वाचन आयोग 25 जनवरी 2023 को कौन सा संस्करण राष्ट्रीय मतदाता दिवस मना रहा है? 12वां, 13वां या 14वां? अभी हमने हमें शुरू में बताया कि आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी है दोस्तों। तो अभी क्वेश्चन राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर है, उस पर बात करते हैं। देखो, इसमें पूछा गया कि 25 जनवरी को 2023 को हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस के तौर पर मना रहे हैं, लेकिन ये कौन सा संस्करण अब की बार मना रहे हैं हम लोग? तो देखो, अगर बात करें किसकी करें? भारतीय निर्वाचन आयोग की। किसकी? भारतीय निर्वाचन आयोग की। तो इसकी स्थापना अगर पूछें कब? इसकी स्थापना दोस्तों 25 जनवरी 1950 में हुई। कब हुई? 25 जनवरी 1950 में दोस्तों हुई है। लेकिन तब से इसके राष्ट्रीय मतदाता दिवस नहीं मना रहा है। इसके 61वें स्थापना दिवस के मौके पर कौन से 61वें स्थापना दिवस के मौके पर कब? 25 जनवरी 2011 को पहली बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस के तौर पर हमने मनाना शुरू किया। कब हुआ? देखो, भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई। कब? जब भारतीय निर्वाचन आयोग का हम लोग 61 स्थापना दिवस मना रहे थे। कब? 25 जनवरी 2011। तो उस समय इसके जो कार्यक्रम हो रहा था, पहले अगर पूछ लिया जाए पहले मतदाता दिवस के अवसर पर जो मुख्य अतिथि थे उस समय के राष्ट्रपति और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल मुख्य अतिथि थी दोस्तों। ठीक दोस्तों, तब से मनाया जा रहा है। तो अब कब है? 2011 से ये 2023 है, तो इसका 13वां संस्करण इस बार आयोजित किया जा रहा है। ठीक दोस्तों, आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि 2011 में पहले मनाया जा रहा है और 2023 चल रहा है, तो 13वां संस्करण इसका आयोजित इस बार किया जा रहा है। इस बार का जो कार्यक्रम होगा राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर, उसके अगर मुख्य अतिथि पूछ लिया जाए तो जो वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसके मुख्य अतिथि होंगे। द्रौपदी मुर्मू, ठीक दोस्तों, इसकी मुख्य अतिथि होंगे। कौन सा संस्करण है? 13वां। अगर देखो
राष्ट्रीय मतदाता दिवस क्यों मनाया जाता है? आप लोगों को भली बात पता है कि वोट डालने के लिए, लोगों को उत्साहित करने में, जागरूक करने के लिए इसका मतदाता दिवस का मनाते हैं हम। इसका राष्ट्रीय मतदाता दिवस है, ठीक है, वोटों को प्रति उत्साहित करने के लिए। अगर इसकी थीम पूछ लिया जाए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट थीम है दोस्तों इसकी। देखो, नथिंग लाइक वोट, नोट कर लेना, नथिंग लाइक वो वोट की जगह वोटिंग कर लेना, नथिंग लाइक वोटिंग, और आई वोट फॉर श्योर, ठीक। माने वोटिंग के समान दूसरा कोई नहीं दोस्तों है, मैं वोट जरूर दूंगा, ठीक। इसकी ये थीम है कि वोटिंग जैसा बेमिसाल दूसरा कोई नहीं है, हम वोट जरूर देंगे। इसकी अगर हिंदी में थीम देखी जाए, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, हम जरूर वोट देंगे, इसकी थीम है। पूछी जा सकती है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को 13वां संस्करण आयोजित कर रहा है। अपने स्थापना दिवस के 11वें स्थापना दिवस पर भारतीय निर्वाचन आयोग ने इसकी शुरुआत की थी। कब? 2011 में दोस्तों। और आपसे पूछ लिया जाए इस समय वर्तमान में वोट डालने की एज क्या है, तो 18 वर्ष है। ये एज 21 वर्ष पहले थी, तो 21 वर्ष से जो 18 वर्ष की गई, कब गई? वो की गई 21वें संविधान संशोधन में। ये संविधान संशोधन कब किया जाए? 1989 में, 1989 में दोस्तों, ठीक। 21वें संविधान संशोधन में ये प्रावधान किया गया कि एज 21 साल ना उठे, 18 वर्ष होगी दोस्तों। लोकसभा या विधानसभा, ये दोनों जगह हम 18 वर्ष में ही वोट दे सकते हैं, या फिर कहीं भी हो 18 साल होती है, ठीक दोस्तों। इसका आंसर ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जामताड़ा के जिलाधिकारी फैज अहमद मुमताज किस कारण चर्चा थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग हमें ये बताइए, इससे पहले जामताड़ा जो जिला है ये झारखंड में पड़ता है, किस वजह से ये चर्चाओं में था? आप लोग कमेंट जरूर करें। देखो, ये ऑप्शन पुस्तकालय आंदोलन, या एंटी फिशिंग आंदोलन, या अमृत महोत्सव के चक्कर में, या जनधन योजना के बारे में। तो दोस्तों अभी हाल ही में चर्चा क्यों है? क्योंकि जितने ये जामताड़ा जो है ये झारखंड में पड़ता है दोस्तों। जिलाधिकारी फैज अहमद मुमताज ने सरकारी भवन, लगभग 118 जो सरकारी भवन जो जर्जर अवस्था में हो गए थे, गिरने वाले थे, वो नष्ट होने वाले थे, इन 118 सरकारी भवनों को रिनोवेशन कराकर उनको सभी को किसमें? पुस्तकालय में बदल दिया, ठीक दोस्तों। कितने? लगभग 118 सरकारी जर्जर भवनों को उन्होंने पुस्तकालय के रूम में चेंज कर दिया, जहाँ पे पुस्तकालय की बैठने की, किताबें पढ़ने की, या जो भी साधन होंगे पुस्तकालय में, इसके अंदर सभी को मिलेंगे, ठीक दोस्तों। लगभग ये काम उन्होंने 100 दिन के अंतर्गत किया है, लगभग 100 दिन के, ठीक दोस्तों। कोई निश्चित डाटा नहीं, तो इसके लिए चर्चा है। ये इन्होंने पुस्तकालय आंदोलन की शुरुआत की। आप समझ सकते हैं कि लगभग 100 दिन में 118 सरकारी भवनों को पुस्तकालय में बदल दिया, तो एक आंदोलन ही हुआ, ठीक दोस्तों। इस साल 74वें गणतंत्र दिवस की परेड में कितनी झांकियों का प्रदर्शन किया जाएगा? 21, 22 या 23 या 24? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो अगर आप सबसे पहली बात गणतंत्र दिवस तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि हम उसके पहले संध्या पे बात कर रहे हैं, उसके पूर्व, ठीक दोस्तों। कौन से आपसे पूछ लिया जाए गणतंत्र दिवस का कौन सा संस्करण हम मना रहे हैं कल, तो 74। कहीं स्वतंत्रता दिवस के मौके नहीं कर देना कि स्वतंत्रता दिवस के चक्कर में गलत करना है, कोई 76 बता दे या 77 या 75 बता दे, देख लेना ये कौन सा मना रहे हैं, 74 संस्करण आज, क्योंकि हम 26 जनवरी
26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से हम गणतंत्र हो गए, क्योंकि अपना कानून तभी से ही लागू है। कब से? 26 जनवरी 1950 से जो अपना संविधान लागू हुआ था पूर्ण रूप से, तब से लगा। कब से? 26 जनवरी 1950 से दोस्तों, ठीक। इसलिए कौन सा है? 74। प्रत्येक बार परेड दौरान कई झांकियों का प्रदर्शन किया जाता है अलग अलग राज्यों से, अलग अलग मंत्रालयों के द्वारा दोस्तों। इस बार जो मुख्य अतिथि हैं परेड में हैं वो हैं मिस्र के राष्ट्राध्यक्ष हैं अब्देल फतेह अल सीसी उनका नाम है दोस्तों। कल शायद गलत बताया गया, अब्दुल बताया गया, नहीं अब्देल नाम है उनका, आप लोग करेक्शन कर लेना, ठीक दोस्तों। वो मिस्र के राष्ट्रपति इस समय मुख्य अतिथि हैं, कौन से? 74 क्रम पे, ठीक। बात करते हैं इस बार 23 झांकियों का प्रदर्शन किया जाएगा। कितनी झांकियों का? 23 झांकियों का। उसमें से 17 झांकियां राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से, अलग अलग राज्यों से हैं। कितनी? 17 ऐसे राज्य हैं, उसमें केंद्र शासित राज्य भी शामिल हैं दोस्तों। 17 उन राज्यों से झांकियां प्रदर्शित की जाएंगी, प्लस जो 6 बची ये विभिन्न मंत्रालयों की झांकियां होंगी, ठीक। अगर आपसे पूछ ले कि कितने मंत्रालय? 6 मंत्रालय। पहली बात, नारकोटिक्स विभाग है वो पहली बार परेड में शामिल हो रहा है। कौन सा विभाग? नारकोटिक्स विभाग, ठीक, पहली बार इसमें शामिल हो रहा है। अगर आपकी ज्यादातर झांकियों की थीम इस बार नारी सशक्तिकरण पर रखी गई। किसकी? नारी सशक्तिकरण पर रखिएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस बार की जो झांकियों में थीम है ज्यादातर राज्यों की या मंत्रालयों की नारी सशक्तिकरण पर रखी गई, लेकिन यूपी की, अगर हम लोग यूपी से रिलेट करते हैं तो यूपी की ज्यादातर पूछी जाती है। तो पिछले लगातार 2 परेडों में झांकियों को जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है वो यूपी की झांकियों को मिलता है, लगातार 2 वर्ष से मिल रहा है दोस्तों। तो इस बार अगर यूपी की झांकी की थीम पूछ ली जाए तो दीपावली के पहले जो अयोध्या में दीपोत्सव होता है दोस्तों, दीपोत्सव होता है, उस दीपोत्सव के ऊपर बेस होगी। किस पे होगी? जो अयोध्या में दीपोत्सव होता है दीपावली के एक दिन पहले, उस दीपोत्सव के आधार पर झांकी होगी। कहाँ की? यूपी की झांकी। अगर आपसे ठीक दोस्तों, और ज़्यादातर नारी सशक्तिकरण के आधार पर होगी, इनका बेस माना जाएगा, इनकी थीम होगी, और सिर्फ यूपी की दीपोत्सव की थीम होगी दोस्तों। तो कितना है? सी ऑप्शन बेस, ठीक। कौन सा संस्करण बता दिया, कितनी झांकी हैं, मुख्य अतिथि कौन है दोस्तों वो बता दिया, ठीक दोस्तों। भारत सरकार के किस वर्ष तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल करने का लक्ष्य है? ये ऑप्शन 2025, 2023, 2024 या 2030। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये जो भारत सरकार द्वारा लक्ष्य तय किए गए हैं इनमें से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आप भूल सकते हैं, इसलिए लगातार रिवीजन जरूरी है दोस्तों। अगर बात करें कितने 20% इथेनॉल की, किसमें? पेट्रोल मिलाने, तो ये लक्ष्य दोस्तों 2025 तक है। कब तक है? 2025 तक इसका लक्ष्य रखा हुआ है। लेकिन अगर बात करें 10% इथेनॉल की, कि हम 10% इथेनॉल, तब तक ये लक्ष्य था 2022 तक दोस्तों, ठीक। इस समय 2023 निकल रहा, जो पिछले वाला वर्ष निकल गया उधर 20% इथेनॉल मिश्रण करने की कब तक लक्ष्य है? 2025 तक। अगर 10% की पूछ लिया जाए तो 2022 तक है दोस्तों। 2025 में बहुत से इंपॉर्टेंट लक्ष्य रखे गए हैं दोस्तों। एक लक्ष्य तो 2025 तक भारत से पूर्णतया टीबी उन्मूलन का रखा गया है। किसका रखा गया है दोस्तों? तो एक लक्ष्य पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण का है, दूसरा याद रखना पूर्ण टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है भारत सरकार ने, ठीक। कब तक? 2025 तक। दूसरा दोस्तों रखा है कि जो अभी हाल ही कुछ दिन पहले डापलर वेदर रडार नेटवर्क जो लागू करने का पूरे देश भर में कवर करने का, उसका भी लक्ष्य 2025 रखा है दोस्तों। क्योंकि उस डापलर वेदर रडार नेटवर्क के माध्यम से हम मौसम का सटीक अनुमान लगा सकते हैं, ठीक। उसका भी पूरे देश को कवर करने कब तक रखा है? 2025 का नाम क्या है? डापलर वेदर
रडार नेटवर्क। ठीक दोस्तों, अगर हम बात करें किसकी बात करें दोस्तों, बात करें 2023 की दोस्तों। 2023 में भी बहुत से लक्ष्य तय किए गए हैं। ठीक दोस्तों, 2023 में कौन से देखो, एक तो खसरा उन्मूलन, दूसरा कालाजार जो बीमारी है, कौन सी, कालाजार बीमारी का पूर्ण खात्मा करना भी कब तक, 2023 का। बात करते हैं 2024 तक दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 2024 तक जो कृषि क्षेत्र में डीजल का उपयोग शून्य करना, कि जो हम लोग डीजल और पेट्रोल का उपयोग कृषि क्षेत्र में कर रहे हैं दोस्तों, उसका शून्य करना और नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग को बढ़ावा देना। कब तक है, 2024 तक। बात करते हैं 2030 तक। 2030 तक दोस्तों भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि देखो, एक तो HIV एड्स को पूर्णतया खत्म करना, कब तक, 2030 तक दोस्तों, और पूर्ण रूप से मलेरिया खत्म करना। याद रखना कौन कौन के, HIV एड्स को खत्म करना पूर्ण रूप से, और पूर्ण रूप से मलेरिया खत्म करना। दूसरी, 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का उत्पादन करना, कब तक, 2030 तक। कितनी, 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा और 280 गीगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करना। ठीक, क्या क्या पढ़ा हमने 2030 में पढ़ा, HIV एड्स को पूर्णतः खत्म करना, मलेरिया का उन्मूलन करना, और 280 गीगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करना, प्लस 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का उत्पादन करना। याद रखना, अक्षय ऊर्जा 500 है और सौर ऊर्जा 280 गीगावाट है दोस्तों। ठीक दोस्तों, इसका आंसर क्या हो गया, 2025। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। हाल में पुरुषों की हॉकी विश्व कप के लाइव प्रसारण के लिए एक नया मेटावर्स उत्पाद हॉकी वर्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, या अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ, या भारतीय खेल प्राधिकरण, या हॉकी इंडिया। तो ये किया गया है हॉकी इंडिया के। अभी हाल में 15वां संस्करण पुरुष विश्व कप का हॉकी में आयोजन चल रहा है। कब से कब तक, 13 जनवरी से लेकर 29 जनवरी तक। ये खेला उड़ीसा के 2 शहरों में, राउरकेला और भुवनेश्वर में दोस्तों। कौन सा संस्करण, 15वां संस्करण चल रहा है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो, डी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित रविदास, दोस्तों ये रविदास है पूरा, रविदास घाट पर दूसरा CNG टर्मिनल बनाया जाएगा। ए वाराणसी, पुणे, भावनगर और दिल्ली दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कौन सा टर्मिनल है, दूसरा CNG टर्मिनल की बात कर रहे हैं, तो ये बनाया जाएगा वाराणसी में। आप ऐसे भी हिंट लगा सकते हैं दोस्तों, कैसे, कि रविदास घाट कहाँ पर स्थित है, ये भी वाराणसी में स्थित है। तो लिखा है कि रविदास घाट पर दूसरा CNG टर्मिनल दूसरा, ये वाराणसी में। इसका आंसर ए हो गया, वाराणसी। बात करते हैं पुणे महाराष्ट्र में। यहाँ में सबसे गहराई पर स्थित मेट्रो रेलवे स्टेशन का निर्माण चल रहा। कहाँ पे, पुणे महाराष्ट्र में। सबसे गहराई में स्थित ये ऐसा मेट्रो स्टेशन होगा जो सबसे गहरे में स्थित होगा। कहाँ पे, पुणे महाराष्ट्र में दोस्तों। बात करते हैं भावनगर गुजरात में पड़ता है। ये यहाँ पर दुनिया का पहला CNG टर्मिनल नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया है। ठीक, कहाँ पे, भावनगर गुजरात में दुनिया का पहला CNG टर्मिनल। ये कौन था, ये दूसरा था, ये पहला है कहाँ, भावनगर गुजरात में। बात करते हैं दिल्ली में कचरे के निपटान के लिए जो ई-कचरा है दोस्तों, याद रखना कचरा नहीं ई-कचरा की बात कर रहे हैं दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल माध्यम से जो कचरा उत्पन्न होता है उसकी बात कर रहे हैं। उसके निपटान के लिए इको पार्क की स्थापना की जा रही है। ठीक दोस्तों, कहाँ पे, दिल्ली में। इसका आंसर क्या हो गया, वाराणसी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता। बात करते हैं किसकी, इंडिया ओपन बैडमिंटन की। इसका आयोजन दोस्तों 17 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक नई दिल्ली में किया जाएगा।
कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। नई दिल्ली के केडी जाधव और जो इंडोर हॉल है उसमें इसका आयोजन किया गया। बैडमिंटन टूर्नामेंट है, इसे योनेक्स सनराइजर इंडिया ओपन चैंपियनशिप के नाम से भी जानते हैं। ठीक, इसमें जो महिला एकल है, महिला एकल के दक्षिण कोरिया के खिलाड़ी ने जीता है। दक्षिण कोरिया कौन से खिलाड़ी? अन सियंग, इन्होंने महिला एकल का खिताब जीता है। कब से कब तक? 17 से 22 जनवरी। कहाँ पे? नई दिल्ली में हो रहा है। ठीक, और बात करें पुरुष एकल की, पुरुष एकल की कुन लावुत विति दसर्न ये नाम है, थोड़ा दोस्तों देख लेना। ठीक दोस्तों, इनको पुरुष एकल का खिताब इन्होंने अपने नाम किया है। अगर इन्हें पूछ ले कहाँ खिलाड़ी हैं दोस्तों, ये थाईलैंड के खिलाड़ी हैं। ठीक, भारत का कोई भी खिलाड़ी कोई अच्छा पदक नहीं जीत पाया। ठीक दोस्तों, इसका आंसर क्या हो गया? अन सियंग। कहाँ के हैं? दक्षिण कोरिया के दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जनवरी 2023 में किसे नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA के अगले महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? विक्रम देवव्रत को दोस्तों नियुक्त किया गया है। अभी हाल ही में किसे किया गया है? विक्रम देवदत्त को नियुक्त किया गया है। किसका? उड्डयन, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का अगला महानिदेशक है। नियुक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। बी ऑप्शन की बात करें दोस्तों, क्रिस हिपकिंस, ये अभी हाल ही में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री पर नियुक्त हुए। किसके साथ? जेसिंडा अर्डर्न के जगह पे इन्होंने प्रधानमंत्री पद संभाला है। उन्होंने अभी हाल ही में त्याग पत्र दे दिया। इसके जगह पे किसे, कहाँ के बने हैं? न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री। किसके स्थान पे? जेसिंडा अर्डर्न। ठीक, बात करते हैं अनंत नागेश्वरन। अनंत नागेश्वर भारत सरकार के दोस्तों ये मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार, ठीक है, सलाहकार कहाँ के? ये हैं भारत सरकार की। बात करते हैं तुषार मेहता, सॉलिसिटर ऑफ जनरल इंडिया। क्या है ये? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तुषार मेहता। अगर बात करें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की तो वो आर वेंकट रमणी है इस समय। ठीक दोस्तों, इसका आंसर क्या हो गया? विक्रम देवदत्त। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2023 में कौन सा देश SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, भारत और रूस। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इस बार SCO मतलब संघाई सहयोग संगठन की जो अध्यक्षता है वो भारत के पास है। शिखर सम्मेलन भी भारत आयोजित करेगा और इस समय वर्तमान में जो अध्यक्षता है वो भी भारत के पास है। अभी चर्चा में क्यों है दोस्तों? चर्चा में इसलिए है कि अभी हाल ही में SCO फिल्म महोत्सव का आयोजन अभी होना है 2023। कब होना है ये दोस्तों? 27 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2023 तक होना है। ठीक, ये जो कहाँ होना है, अगर आपसे पूछे कब होना है? 27 से 31 जनवरी। और कहाँ होना है? ये मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित किया जाएगा दोस्तों। अगर आपसे SCO की स्थापना पूछ लिया जाए कि SCO की स्थापना कब हुई थी, तो आप लोग 15 जून 2021 में हुई। कब हुई थी दोस्तों इसकी? 15 जून 2021 में। इसके सचिवालय कहाँ है? किसका? SCO मतलब संघाई सहयोग संगठन की बात करें तो इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में है और इसके वर्तमान में 8 सदस्य हैं। ठीक दोस्तों, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, भारत, रूस 4 हो गए हैं। पाकिस्तान पांचवा और उज्बेकिस्तान 6वां। और कौन कौन दोस्तों हैं इसके? तजाकिस्तान एक और है। कौन सा है? चलिए पहले तजाकिस्तान।
हो गए दोस्तों, 8 है। कितने हो गए दोस्तों, नोट कर लेना। चीन, भारत, रूस, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान। ये तजाकिस्तान अलग है और कजाकिस्तान अलग है दोस्तों। 8 हो गए। इसमें 8 सदस्य है। इसकी स्थापना 15 जून 2021 को हुई थी दोस्तों। ठीक दोस्तों, और इसका जो SCO फिल्म महोत्सव का आयोजन है दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन करवा रहा है, तो राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। और इसका पूरे मैनेजमेंट कौन देख रहा है इसका दोस्तों, इसका सूचना और प्रसारण मंत्रालय इसकी अगुवाई कर रहा है। कौन सा, प्रसारण एवं सूचना मंत्रालय इसके। ठीक दोस्तों, अगर आपसे पूछ लिया जाए SCO कैसा एक अंतर स्थायी ये संस्था है। ठीक, ये स्थायी अंतर सरकारी। ठीक, इसका आंसर क्या होगा, भारत। कब से कब तक, 27 से 31 जनवरी दोस्तों। सदस्य देश आप लोगों नोट एक बार फिर देख लीजिए। देखो, चीन, रूस, भारत, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, पाक, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान। ठीक दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन पहली बार कब मनाया गया, 2019 में, 2018 में, 2023 में, और इनमें से कोई नहीं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट, कल भी हमने इसके बारे में आपको बताया कि ये किसके लिए समर्पित है। ये अफगान की जो महिलाएं हैं और लड़कियां, उनके लिए ये समर्पित किसने किया था, यूनेस्को ने समर्पित किया था। ये हमने कल बताया था। तो देखो बात करते हैं, ये 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ये पहली बार 2018 में संकल्पना की गई थी। और ये संकल्पना किसने पेश की, नाइजीरिया ने पेश की, नाइजीरिया द्वारा पेश किया था। प्लस 58 देश इनका समर्थन था, किसको, नाइजीरिया देश को। और पहली बार मनाया कब गया था, 2019 में। आप जोड़ लीजिए इसका संस्करण, अगर आपसे पूछ लिया जाए 19, 20, 21, 22, 23 इसमें 5वां संस्करण इसका आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य, अगर इसके थीम पूछ लिया जाए तो लोगों में निवेश करना और शिक्षा को प्राथमिकता देना इसका थीम है। अगर उद्देश्य की बात करें तो शिक्षा को बढ़ावा देना इसका एक उद्देश्य है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिवर्ष कब राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है, 21 जनवरी, 24 जनवरी और 23 जनवरी। इनमें से कोई नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में ये शुरू हुआ है। कब शुरू हुआ है, 2017 में उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की गई थी, हम अब प्रत्येक 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस के रूप में मनाएंगे। ठीक दोस्तों, देखो उत्तर प्रदेश अगर उत्तर प्रदेश की स्थापना की बात करें, किसके, उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश अपना 2017 में घोषणा की थी कि हम 24 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाएंगे। कब मनाएंगे, स्थापना दिवस मनाएंगे। क्यों मनाएंगे, क्योंकि इसी दिन यूनाइटेड प्रोविंस जो पहले इसका नाम था उससे बदलकर उत्तर प्रदेश नाम रखा था। कब रखा था, ये रखा था 24 जनवरी 1950 को। कब, इसीलिए 24 जनवरी अपने स्थापना दिवस के तौर पर मनाते हैं और उसी दिन अपना उत्तर प्रदेश दिवस के भी तौर पर मनाते हैं। इस दिन 24 से 26 जनवरी तक एक कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार आयोजित करेगी दोस्तों। ठीक दोस्तों, कब से कब मनाया, 24 जनवरी को। ठीक, इसका ठीक। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में भारत में शीर्ष राज्य, अगर क्षेत्रफल की तरफ से बात आए तो चौथा बड़ा राज्य है। ठीक, 403 विधानसभाएं हैं, 100 विधान परिषद है, द्विसदनात्मक सदन है। ठीक दोस्तों, लोकसभा की 80 सीटें और राज्यसभा की 31 सीटें हैं दोस्तों। नोट कर लेना। बात करते हैं 21 जनवरी को, अभी हाल में हमने कल की आपके सेशन करंट अफेयर सेशन बताया कि त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर तीन राज्यों का स्थापना दिवस कब, 21 जनवरी को मनाया जाता है। बात करते हैं 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के तौर पर हमने मनाया। और बात करते हैं आज 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश की अपना स्थापना दिवस मना रहा है। कौन, हिमाचल प्रदेश। ठीक,
बी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। देश में हर साल कब राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है? 24 जनवरी, 4 जनवरी, 28 फरवरी, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मना, देखो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और राष्ट्रीय बालिका दिवस दोनों ही दोस्तों एक ही दिन मनाए जाते। कब? 24 जनवरी को। कब मनाए जाते हैं? 24 जनवरी को। आंसर इसका ए हो गया। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि पहली बार कब मनाया गया, तो पहली बार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा 24 जनवरी 2008 से मनाया जा रहा है। कब से? 24 जनवरी 2008 से मनाया जा रहा है। मतलब इसमें बालिकाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना और बालिकाओं में जो अधिकार हैं जैसे शिक्षा का अधिकार है उन सबको अधिकार के बारे में जागरूक करना इनका मुख्य कार्य है। ठीक दोस्तों, कब पहली बार? 2008 में। हमने बात की अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब पहली बार मनाया गया? 2019 में। किसके द्वारा ये राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया दोस्तों? ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा मनाया गया। इस समय मंत्री कौन है बताएं। 4 जनवरी की बात करें तो विश्व ब्रेल दिवस के तौर मनाते हैं। 28 फरवरी की बात करें तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के तौर मनाते हैं सीवी रमन की जयंती के अवसर पर। ठीक दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में केंद्र सरकार ने डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना पर भारत की G20 टास्क फोर्स की स्थापना की सह अध्यक्षता कौन करेगा? नंदन नीलकणी हैं, राजीव बहल, परमेश्वर अय्यर और प्रमोद चंद्र मोदी। अभी हाल ही में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के तहत दोस्तों एक भारत की G20 टास्क फोर्स की स्थापना की गई। वो टास्क फोर्स क्या काम करेगी? ये सुरक्षा के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, वित्त के मामले, जितने भी G20 के लिए मुद्दे उठानी है या उन पे बात होनी है, उन सभी के जो डिजिटल संरचना तैयार करना इस टास्क फोर्स का प्रमुख कार्य होगा। ठीक दोस्तों, ये जो संरचना है, जो उसका ढांचा तैयार करना है, डिजिटल रूप से तैयार करना, इस टास्क फोर्स का काम होगा। इस टास्क फोर्स में 2 लोगों से अध्यक्षता कर रहा है। एक तो 2 लोग कौन से कर रहे हैं? एक कर रहे हैं नंदन नीलकणी हैं दोस्तों। ठीक, इनका नंदन जो इन्फोसिस कंपनी के CEO हैं। दूसरा दोस्तों जो G20 के शेरपा अमिताभ कांत हैं। इन दोनों के कौन? नंदन नीलकणी और अमिताभ कांत। अमिताभ कांत की बात करें तो ये G20 के भारत की तरफ से शेरपा हैं। ठीक, अब शेरपा किसे कहते हैं हम कई बार बता चुके हैं। मतलब जो भारत सरकार की तरफ से स्थायी प्रतिनिधि है इस G20 सम्मेलन में, उसको शेरपा बोलते हैं। कौन है? अमिताभ कांत और नंदन नीलकणी की सह अध्यक्षता इस टास्क फोर्स करेगा। इसमें बहुत से विभिन्न मंत्रालय के सदस्य होंगे। इनमें टॉप जैसे आधार कार्ड के CEO होंगे और भी कई लोग इसमें सदस्य के तौर पर शामिल हो गए। इसका आंसर क्या होगा? ए आंसर। बात करें राजीव बहल के, अभी हाल ही में इनके ICMR के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। परमेश्वर अय्यर की बात करें तो ये नीति आयोग के CEO हैं। कौन है? CEO नीति आयोग के। प्रमोद चंद्र मोदी की बात करें तो ये महासचिव हैं दोस्तों, कहाँ के? राज्यसभा के दोस्तों। इसका आंसर क्या हो गया? नंदन नीलकणी। ठीक दोस्तों, आज का सेशन हम लोग यही करते हैं। ठीक, आप पढ़ते रहिए आप और देखते रहिए गुरुकुल चैनल को। आपको एक बार पुनः गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से और गुरुकुल पूरे परिवार की तरफ से। ठीक दोस्तों, बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों।